Hello everyone, this is the unknown astrologer. So, in the last video on transits, I spoke about how to judge transits in general and what transits have real effect on you and when do transits have real effect on you and when does transits have a very neutral impact, an impact which cannot have any predictable insight attached to it. That means that a transit of Saturn, let's say it's in your ninth house. Okay, so this series was supposed to be in Hindi, I'm sorry. So अगर सैटर्न का ट्रांजिट नाइन्थ हाउस में है तो उसका इम्पैक्ट उतना प्रोनाउंस्ड है नहीं, नाइन्थ फ्रॉम मून दैट इज़, इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक स्पेशल पॉइंट नहीं है सैटर्न के ट्रांजिट का. इस सैटर्न के नाइन्थ हाउस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट सिर्फ तभी फील होगा जब आपकी भुक्ति या अंतर्दशा शनि की है. अगर अंतर्दशा शनि की नहीं है तो ट्रांजिटिंग सैटर्न, शनि के गोचर का इम्पैक्ट सिर्फ स्पेशल पॉइंट्स पे फील होता है. वो स्पेशल पॉइंट्स हैं चौथे की ढैया, आठवें की ढैया और 7.5, जिसमें शनि 12वें, चंद्रमा से 12वें पहले या दूसरे भाव में जाता है. ये चीज़ ऑलरेडी पराशर जी ने बता रखी है. हर कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. ये एक लिमिटिंग कॉन्सेप्ट है, ये यहीं तक है, इससे ज़्यादा नहीं है. भुक्तिपति का असर हमें ट्रांजिट में देखना पड़ेगा कि भुक्तिपति अभी ट्रांजिट में कैसा चल रहा है. अब आते हैं जुपिटर के और राहु केतु के ट्रांजिट्स के ऊपर. पहले राहु केतु की बात करते हैं. राहु केतु का भी इम्पैक्ट तभी फील होगा, रियल इम्पैक्ट तभी फील होगा, क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट जिसको आप बता पाएँ कि हाँ यार ये इस ट्रांजिट की वजह से हुआ है. उसमें आपके मन में कोई दो राय ना हो, ये ना हो कि शायद अंतर्दशा का रिज़ल्ट है, शायद ट्रांजिट का रिज़ल्ट है. अगर कभी भी ये असेसमेंट करने में कभी भी ये दो राय आती है दिमाग में, दूसरी राय अगर ये आती है कि यार ये तो शायद अंतर्दशा का भी रिज़ल्ट हो सकता है, तो आप ये मान के चलो कि वो अंतर्दशा का ही रिज़ल्ट है, वो ट्रांजिट का नहीं है. क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि ट्रांजिट का रिज़ल्ट फील ही नहीं होगा. एक बार जब आपको डाउट हो रहा है कि अंतर्दशा का है या ट्रांजिट का है, तो आप उस सिचुएशन में अंतर्दशा का ही रिज़ल्ट मान के आगे बढ़ो, ट्रांजिट पे मत जाओ. क्योंकि 12 साल बाद अगर जुपिटर है या 18 साल बाद अगर राहु है, वो फिर वही ट्रांजिट होगा, लेकिन अंतर्दशा वो नहीं होगी और आपका रिज़ल्ट अलग होगा. इसको स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी ऐसे इंसान का चार्ट लो जो 50 साल से ऊपर हो, जिसने 2-3 ट्रांजिट्स देखे हों हर चीज़ के, और उस चार्ट को अच्छे से स्टडी करो. देन यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि ये रिज़ल्ट किस चीज़ का है. इनफैक्ट बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ज्योतिष कैसे सीखनी चाहिए, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड और टू लर्न ज्योतिष क्या है. बेस्ट वे ये है, और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, एक ही तरीका है कि आपको अपने जानने वाले लोगों के 50 चार्ट्स लेने हैं. 50 लोग ढूंढने हैं आपको जो आपसे बड़े हों, एक जनरेशन ऊपर हों आइडियली, या एकदम आपके बराबर हो तब भी चलेगा. छोटों का मत लेना, और चूँकि उनकी लाइफ कम होगी इसलिए बोल रहा हूँ आपसे ज़्यादा जिन्होंने ज़िंदगी देखी है या आपके बराबर देखी है उनका ही लेना. और कोई रीज़न नहीं है छोटे या बड़े का. इसको प्लीज़ सुपरस्टिशियस ना बनाना कि छोटा है तो नहीं लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. पर उनका लाइफ एक्सपीरियंस उतना नहीं है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ. 50 चार्ट लो और एक एक जो लाइफ इवेंट है, मेजर इवेंट से शुरू करो. पहले शादी कब हुई, नौकरी कब लगी, नौकरी कब बदली, बच्चा कब हुआ, सेलिब्रेशंस कब हुए फैमिली में. पुराने ज़माने के अगर लोग अब लेते हैं तो सेलिब्रेशन नौकरी लगने पे, बच्चा पैदा होने पे और शादी होने पे ही होता है ज़्यादातर. और सेलिब्रेशन एक नौकरी पेशा इंसान की लाइफ में कम होता है. वही अगर बिजनेसमैन लेते हैं तो सेलिब्रेशन के मोमेंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं रिलेटेड टू बिज़नेस एक्सपेंशन या ग्रोथ. तो वो 50 चार्ट्स का एक रजिस्टर बनाना चाहिए या एक फ़ाइल ऑन योर लैपटॉप बनानी चाहिए, और एक एक लाइफ इवेंट को लिखना है. पहले प्रिडिक्शन पे नहीं जाना, सिर्फ लिखना है कि इस समय ये हुआ, बस दैट्स इट. मिल के बात करके, हो सकता है आपको एक इंसान के साथ 4-5 मीटिंग करनी पड़े तब वो आपके साथ खुल के बताए, बट एक एक इवेंट लिखते जाओ और फिर उसकी दशा अंतर्दशा से वो इवेंट्स को मैच करो. जितने भी इवेंट दशा अंतर्दशा से मैच हो जाएं वो तो ठीक है. जो इवेंट दशा अंतर्दशा से मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे ट्रांजिट खोल के चेक करो, गोचर चेक करो कि उस टाइम पे क्या चल रहा था.
मोस्ट लाइकलीहुड इस बात का है कि अराउंड 85% इवेंट्स दशा अंतरदशा से मैच हो जाएंगे, और जहाँ दशा अंतरदशा फेल हो रही होगी वहाँ सैटर्न का स्पेशल ट्रांजिट एक्टिवेटेड होगा। स्पेशल मतलब ढैया या साढ़े साती, और कोई भी ट्रांजिट नहीं होगा। आप इसको करो, इस एक्सरसाइज को करो। अगर 10 से 15% का फेलियर रेट भी मिलता है, मतलब मान लो कि 50 चार्ट आपने लिए और 5 से 7 चार्ट में ये चीज़ें मैच नहीं हुई, तो ये मान सकते हो कि ये 5 से 7 चार्ट का जो टाइम ऑफ बर्थ है या जो डेट ऑफ बर्थ है वो शायद गलत है। अपनी थीसिस गलत मत मानो, टाइम गलत मानो, जो कि जो आपसे बड़ी उम्र के हैं शायद टाइम थोड़ा गलत नोट हो गया हो, या उनके लगन ही संधि के हों कि 28 डिग्री से ऊपर का लगन है या 2-3 डिग्री से कम का लगन है। तो वो सब चीज़ें आपको उसमें वहाँ पे देखनी चाहिए। तो ये काम एक्सरसाइज मैंने तो करी हुई है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी करी हुई है, आप सबको भी करनी चाहिए। इसके बाद आप रेडी हो गए, इतना रेडी हो गए कि आप समझ पाओ कि ट्रांजिट का असर है कि नहीं है, और है तो कितना है, और दशा अंतरदशा का रिज़ल्ट है कि तो कितना है। और दूसरी बात, दशा अंतरदशा देखनी कैसे है, चंद्रमा से या लगन से। जितने भी इवेंट्स हैं वो आपको चंद्रमा और लगन दोनों से वेरीफाई करने हैं, और 50-50% मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है चंद्र लगन को एज गुड एज जन्म लगन, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी। यही मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे क्लासेस हैं मैं उसमें इसी तरह से अप्रोच करता हूँ। ठीक है, आप ही के चार्ट्स मैं आपसे मंगवाऊंगा और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। और अपना चार्ट देखना बंद कर दो, क्योंकि अपने चार्ट में लोगों के पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। आपके जो अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, कि आपने कुछ नौकरी मिली, आपका कुछ बड़ी बात हुई, वो आपके लिए नॉर्मल इवेंट हो जाते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज़। आपको लगता है हाँ ये सबके साथ होता है, और किसी और का अचीवमेंट आपको बड़ा लगता है, तो आप कहते हो यार मेरा और उसका कॉम्बिनेशन तो सेम है या सिमिलर है, बट वो तो बहुत अच्छा लेवल पे है। ऐसा नहीं है। जब आपको वो चीज़ मिली थी तो आपके लिए भी उतना बड़ा हाई था, लेकिन आपके लिए वो अब नॉर्मल हो चुका है, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अपना चार्ट ना देखो, एटलीस्ट टिल यू आर एबल टू गेट रिजल्ट्स ऑफ दीज 50 चार्ट्स। इन 50 चार्ट्स के बाद जो 51वां चार्ट होगा, जो 51st चार्ट होगा, वो अपना देखो और फिर अपने आप को समझो, वहाँ से समझ में आ जाएगा। चलो, गेटिंग बैक टू ट्रांजिट रिजल्ट्स। शनि की हमने बात करी। शनि का ट्रांजिट रियल इफेक्टिव स्पेशल पॉइंट्स पे ही है। उसके अलावा सिर्फ तब इफेक्टिव है जब शनि की अंतरदशा चल रही हो। महादशा से भी ज़्यादा अंतरदशा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, महादशा में जो स्वभुक्ति है, फर्स्ट अंतर है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शनि का ट्रांजिट शनि की महादशा अंतरदशा कॉम्बिनेशन में है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं है। उसके बाद हमेशा हर भुक्ति में इंपॉर्टेंट है। महादशा में पूरे में भी इंपॉर्टेंट है, बट भुक्ति से कम। मतलब मान लो कि मेरे ऊपर अगर शनि में शुक्र चल रहा है और आपके ऊपर जुपिटर में शनि चल रहा है, तो जो कि आपके ऊपर जुपिटर में शनि की भुक्ति है, तो आपके लिए शनि का करंट ट्रांजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका भुक्तिपति शनि है। मेरा महादशापति शनि है, मेरे लिए सेकेंड टू यू। ऐसा नहीं है कि लेस इंपॉर्टेंट है, बट आपसे कम इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरा इंसान है जिसके ऊपर ना शनि की महादशा है ना शनि की अंतरदशा है, तो ट्रांजिट का रिजल्ट बिल्कुल मिनिमम है या ना के बराबर है, अनलेस वो ट्रांजिट स्पेशल पॉइंट पे हो, ढैया या साढ़े साती पे हो। अगर ढैया और साढ़े साती है तो वो शनि का स्पेशल पॉइंट, इसीलिए उसको इतना महत्व दिया गया है हमारे क्लासिक्स में। वो शनि का स्पेशल पॉइंट आपकी दशा अंतरदशा को ओवर रूल कर सकता है, दशा अंतरदशा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा शनि का एक ट्रांजिट और है जो थोड़ा सा इफेक्टिव है, जिसके इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जो कि काइंड ऑफ बैड अंतरदशा में ज़्यादा दिखते हैं, गुड अंतरदशा में कम दिखते हैं, बट दिखते ज़रूर हैं। वो ट्रांजिट है शनि का सूर्य के ऊपर से। सूर्य में याद रखना है आपको कि 12 और 1 नहीं देखना है, 12 और 2 नहीं देखना है। 12 और 2 से ज़्यादा से मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब एकदम सूर्य के ऊपर ही है, फर्स्ट फ्रॉम सन है, तो उसका इम्पैक्ट फील होता है। वो इम्पैक्ट पिता की हेल्थ और सेल्फ ईगो में ही फील ज़्यादा होता है, कि ईगो आपकी थ्रैश होती है, आपके सुपीरियर्स, आपके बॉसेस, आपके फादर फिगर्स, या आपके वर्क में समाज एट लार्ज आपके प्रति आपकी बात नहीं मानता है, या आपको एक फॉल फ्रॉम पोजीशन जैसी फीलिंग आती है। इंटरनल ज़्यादा है, शायद रियल इफेक्ट ना हो। अगर अंतरदशा अच्छी है तो अंदर से लगे यार ये तो गलत हो गया, बट शायद पता ना चले किसी को। तो ये चीज़ आपको खुद से देखनी चाहिए। 50 चार्ट से पहले देखो और अपने ऊपर भी देखो अगर आया तो। ओके, तो ये बात हो गई शनि की। अब बात करते हैं राहु केतु की।
राहु केतु साथ में मूव होते हैं, तो ये मानना बहुत ही फूलिश है कि इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमको दोनों के मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। ऐसा नहीं है। जिसकी भुक्ति में जो टच ज़्यादा कर रहा है, जैसे मान लो कि आपकी भुक्ति चल रही है अभी इसी वक्त जुपिटर की या सैटर्न की, मान लो सैटर्न की भुक्ति चल रही है और अभी राहु शनि की राशि में आ रहा है, इस वजह से राहु का रिज़ल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, केतु का नहीं मिलेगा उतना रिज़ल्ट, क्योंकि आपकी भुक्ति शनि की है और राहु एक्वेरियस में गोचर करेगा इस भुक्ति में, तो ज़्यादा मिलेगा। सिमिलरली अगर भुक्ति ही राहु की है तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, भुक्ति अगर केतु की है तो केतु का रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर केतु जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उसकी भुक्ति है, मतलब मान लो अभी केतु लियो में जा रहा है, किसी की सूर्य की अंतर्दशा है, तो उसको ये फ़र्क, उसको ये असर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड लेवल पर जो कंजंक्शंस, जैसे मान लो कि आपका राहु इस वक्त जो एक्वेरियस में जा रहा है, अगर एक्वेरियस में आपका मून बैठा है और आपकी मून की अंतर्दशा या महादशा है तो आपको राहु का असर फील होगा, केतु का उतना फील नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे ट्रांजिट्स का रिज़ल्ट लार्जली महादशा अंतर्दशा से रिलेट होने पे ही फील होता है, सबसे ज़्यादा अंतर्दशा से फील होता है। स्पेशल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न को हटा के वो अंतर्दशा महादशा को ओवर रूल करता है, या ओवर रूल भी ना करो किसी केस में तो इक्वल रूल तो करता ही करता है। अब आता है एक ऐसा स्पेशल ट्रांजिट जो फेवरेबल इवेंट्स को ग्रांट करने की शक्ति रखता है, वो है जुपिटर का ट्रांजिट। नीडलेस टू से कि जुपिटर के ट्रांजिट का भी ज़्यादा रिजल्ट जुपिटर के भुक्ति वालों को मिलेगा। सबसे ज़्यादा उनको मिलेगा जिनकी महादशा भी जुपिटर की और अंतर भी जुपिटर का है, सबसे ज़्यादा मिलेगा। नंबर 2 पे जुपिटर की अंतर्दशा वालों को मिलेगा। नंबर 3 पे उनको मिलेगा जिनका राहु या केतु जुपिटर की राशि में बैठा है, तो वो जुपिटर जैसे फल कर रहे हैं राहु या केतु, और जुपिटर का ट्रांजिट वहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा। बट इसके बियॉन्ड कोई भी अंतर्दशा है अगर, ये सिर्फ 3 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीज़ें हैं शादी, चाइल्ड बर्थ, ये इनफैक्ट दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड चीज़ में उतना नहीं है, नौकरी वोकरी लगने में उतना नहीं है, लेकिन शादी और चाइल्ड बर्थ को जुपिटर ग्रांट कर सकता है। कोई भी अंतर्दशा हो, अगर वो अंतर्दशा और महादशा दोनों, मान लो कि महादशा चल रही है जो न्यूट्रल टुवर्ड्स मैरिज है, मान लेते हैं, और आपकी मैरिजेबल एज है, आज के युग में लोग शादी कर रहे हैं, कोई रेयर इवेंट नहीं है शादी करना अभी तक, तो एटलीस्ट नहीं है, आगे जाके हो जाएगा आई एम श्योर, अभी तक तो नहीं है क्योंकि रेयर इवेंट नहीं है, सबकी होती है, ज़्यादातर लोगों की होती है। तो जुपिटर का ट्रांजिट उस महादशा के 3 सालों में, अंतर्दशा के 3 सालों में, मान लो आपके ऊपर आप मेल चार्ट है और आपके ऊपर शनि में शुक्र चल रहा है, शनि और कुंडली के अंदर शादी होने के योग बने हुए हैं, नॉर्मल शादी दिखाता है, मैरिजेबल एज है आपकी, शुक्र की अंतर्दशा 3 साल की है, तो उन 3 में से कौन से 1 साल में शादी हो सकती है, ये जुपिटर का ट्रांजिट बता सकता है। ये जब मून से जितने भी शुभ भाव हैं कहीं भी शादी हो सकती है। 1 में होती है शादी जो कि 7th को देखता है, 2, 5, 7, 11 इतने में 9, 11 इनमें शादियां ग्रांट कर सकता है, जो कि ये रेयर इवेंट नहीं है। देश काल पात्र का इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, जब रेयर इवेंट है तो एकदम स्पेसिफिक पॉइंट देखना पड़ेगा कि यार तो कम लोगों के साथ होता है, तो महादशा अंतर्दशा एग्जैक्ट ट्रांजिट जुपिटर दिखाता है तभी होगा। अगर रेयर इवेंट नहीं है, सिर्फ एक सेलिब्रेशन दिखा रहा है ये इवेंट, तो सेलिब्रेशन दिखाता हुआ इवेंट, खुशियाँ दिखाता हुआ इवेंट जुपिटर के शुभ ट्रांजिट्स में फ्रॉम मून एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्विच ऑन करता है जुपिटर चंद्रमा से अच्छे का। ज़्यादातर केसेस में आपको दिखेगा कि जुपिटर चंद्रमा से अच्छा होगा और लगन से भी 7th हाउस को इम्पैक्ट कर देगा, या 7th लॉर्ड के ऊपर से चला जाएगा फ्रॉम मून और फ्रॉम लगन, आइदर वेज। सिमिलरली चाइल्ड बर्थ, अभी मेरे पास 2 चार्ट्स आए जिसमें कुंभ राशि थी और उनका चाइल्ड एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, तब तक जुपिटर मिथुन में पहुंच जाएगा, विच इज़ 5th फ्रॉम मून। 5th फ्रॉम मून में बैठ कर जुपिटर मून को देखता है। मून को देखना फर्टिलिटी बढ़ाना है, ठीक है। मून को जब भी जुपिटर देखता है, स्पेशली फीमेल चार्ट्स में, तो फर्टिलिटी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है चाइल्ड बर्थ होने की। लेकिन अगर जुपिटर के ट्रांजिट से आपको गेन ऑफ प्रोफेशन ही देखना है, तो उसके लिए 2nd 11 का ट्रांजिट फ्रॉम मून हो
या अच्छा शुभ ट्रांजिट फ्रॉम मून हो, शुभ स्विच ऑन करे और लगन से वो 10-11 सेकेंड हाउस में भी बैठे, मतलब कि मून से 11th हो, लगन से सेकेंड हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो बहुत बड़ा गेन दिखाएगा। एवरेज गेन डिपेंड करेगा, अंतरदशा अगर अलाउ कर रही है तो जुपिटर दे सकता है उस एवरेज गेन को, सेलिब्रेशंस का कारक बन जाता है ट्रांजिट में। अंतरदशा को अलाउ करना ज़रूरी है। मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए बताई है कि अंतरदशा अगर अलाउ कर रही है तो जुपिटर के ट्रांजिट के पास एक अपवाद है, एक एक्स्ट्रा पावर है कि अंतरदशा के रिजल्ट्स को फ्रूटिफाई करा दे जब वो मून से अच्छे हाउसेस में ट्रांजिट करे, डिस्पाइट द फैक्ट कि जुपिटर खुद भुक्ति लॉर्ड नहीं है, खुद अंतरदशा लॉर्ड नहीं है। सिर्फ गुरु में ऐसा है कि गुरु का ट्रांजिट अंतरदशा की शुभ चीज़ों को रिजल्ट में ग्रांट कर सकता है विदाउट बीइंग द अंतरदशा लॉर्ड। शनि और राहु और केतु अंतरदशा के लॉर्ड जब तक नहीं होंगे तब तक उनके ट्रांजिट उतने इफेक्टिव नहीं हैं। शनि के पास एक स्पेशल पावर है कि वो स्पेशल पॉइंट्स पे ढैया 7.5 में अंतरदशा को ओवररूल करेगा। जुपिटर अंतरदशा को सिर्फ पॉजिटिव इवेंट्स को ग्रांट करने का, पब्लिक सेलिब्रेशन का कारक बनता है, बीइंग द नेचुरल 9th लॉर्ड। ठीक है, पब्लिक सेलिब्रेशन का कारक बनता है जिसमें कि आप पार्टी करते हो, बेसिकली खुशियाँ मनाते हो। वो शादी और बच्चा होने तक लार्जली लिमिटेड है। इन सम केसेस बिग बिजनेस गेंस के लिए भी ये पॉजिटिविटी दिखा सकता है, बशर्त है कि अंतरदशा भी सपोर्टेड हो। कई बार आप देखोगे कि जुपिटर का ट्रांजिट आपका 11th में है। अभी आप लोग ये सुन रहे हो, बहुत लोग साथ ऐसा हुआ भी होगा, 11th में, मेरे साथ भी हुआ है, 11th लॉर्ड है, सेकंड में बैठा है जुपिटर ट्रांजिट मेरा, कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंतरदशा ने वो कोई खुशी का इवेंट एक्टिवेट नहीं किया था जिसको जुपिटर ग्रांट करे, तो वो नॉर्मल निकल गया, एवरेज निकल गया, नथिंग ग्रेट हैपेंड। बट अगर अंतरदशा ने जब अलाउ किया खुशी का इवेंट तो जुपिटर ने 7th के ट्रांजिट में बड़े सेलिब्रेशंस दिए लोगों को, 7th में, 9th में, 11th में, 2nd में बड़े बड़े सेलिब्रेशंस दिए। इवन इन 1 ऑन द मून इट हैज़ कॉज्ड सेलिब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, जो कि 1st से वो 7th और 5th को देख लेता है। ओके, सो ये हो गई 4 ट्रांजिट्स की बात, सैटर्न, राहु केतु और जुपिटर। इसके अलावा जो बाकी के ट्रांजिट्स हैं, मार्स, वीनस, सन, मर्क्यूरी, ये सारे ट्रांजिट इफ़ेक्टिव तब होते हैं जब आपकी अंतरदशा भी मार्स, वीनस, सन और मर्क्यूरी की होती है। नीडलेस टू से, सन मार्स की अंतरदशा छोटी होती है, ट्रांजिट्स भी छोटे छोटे होते हैं, तेज़ मूव करते हैं, तो छोटे छोटे ट्रांजिट्स का रिजल्ट उतना ज़्यादा फील नहीं होता है। आम इंसान को तो बिल्कुल फील नहीं होता, अगर अंतरदशा लॉर्ड है तो फिर भी थोड़ा फील होता है। ठीक है, आप फिर भी उसमें कुछ चीज़ें डिड्यूस कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि सैटर्न ऑब्स्ट्रक्शन ना लगा रहा हो स्पेशल पॉइंट से, अंतरदशा अलाउ कर रहा हो, जुपिटर ग्रांट कर रहा हो। जुपिटर के बाद भी वो 1 साल के अंदर कब होएगा, अगर सूर्य की अंतरदशा चल रही है तो उस 1 साल में सूर्य का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर ने अलाउ किया, ग्रांट करा, अंतरदशा ने अलाउ किया, जुपिटर ने ग्रांट किया। अब 12 महीने गुरु का ट्रांजिट है, मान लो 12 महीने की अंतरदशा भी है, या 10 महीने की अंतरदशा है सूर्य की, मान लो आपके ऊपर जुपिटर में सन चल रहा है जो अराउंड 10-11 महीने का होता है। इस 11 महीने का अंतरदशा पूरा जुपिटर के एक शुभ ट्रांजिट से ओवरलैप करता है। अब इस 11 महीने में कब वो काम बनेगा, उसमें आप सन का ट्रांजिट देख सकते हो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शादी के लिए। शादी में आप देखोगे कि अक्सर ऐसा देखा है कि जो राहु केतु का एक्सिस है वो नवांश के 1-7 एक्सिस या नवांश के मून एक्सिस के ऊपर हो सकता है, इसमें भी शादियां होती हैं। नवांश के 1-7 में आ जाए लगन से, या मून से, नवांश के मून से 1-7 में आ जाए, यहाँ भी शादी होती है। आप 50 चार्ट्स का एक बार आप लोग एक स्टार्ट करो, ये दिस इज़ द ओनली वे एंड द बेस्ट वे टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। बुक्स पढ़ते रहो, वीडियोस ऑडियोस सुनते रहो, उससे एक लार्ज डेटा माइनिंग होगी, दिमाग में आएगा। बट अपने दिमाग से अपना खुद का अध्ययन करने के लिए 50 चार्ट लो। भले ही इन 50 चार्ट्स की पूरी लाइफ, पूरी बायोग्राफी बनाने में आपको 5-6 साल लग जाएं, 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, बट उसको बनाए बगैर आंसर नहीं मिलेगा। और हर इवेंट लिखना पड़ेगा, हर इवेंट जस्टिफाई करना पड़ेगा।
बिना ये सोचे कि हम जल्दी से D10 में देख लें, D60 में देख लें, ये सब नहीं। सिर्फ D1 के अंदर चंद्र लगन, जन्म लगन, 2 लगनों से देखो, D1 देखो, और मैरिज रिलेटेड रिजल्ट्स के लिए आप D9 भी देख सकते हो, बट उसके बियॉन्ड मत जाओ, इतना ही देखो। एंड यू विल फाइंड, आई कैन गारंटी यू, you will find if you do this 50 chart exercise, you will become a very good astrologer, number 1, and number 2, you will understand which YouTube video to watch, who is telling you the right thing, or who himself is less intelligent। क्योंकि बहुत से लोग जिनको कम अकल है वो छापा छपाई करते हैं, यहाँ से सुना वहाँ डाला, सुन के जब बताते हैं तो उसमें भी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, गलती हो जाती है। सो ये करना चाहिए। बुक्स पे डिपेंडेंसी सिर्फ डेटा के लिए रखो, नॉलेज आने के लिए रखो, ट्रस्ट मत करो पूरा। अगर कोई बुक ट्रस्ट करनी है तो सिर्फ BPHS, बृहत्पराशर होरा शास्त्र। किसी भी और मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजर की बुक ट्रस्ट मत करो, स्पेशली जो पिछले 300-400 साल में जो बुक्स लिखी गई हैं इंडिया में, उसमें ये समझना पड़ेगा कि ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर डिपेंडेंट है। प्री इंडिपेंडेंट एरा में एटलीस्ट 200 साल तक इंडिया में बहुत गरीबी थी, डेवलपमेंट नहीं था, बुरा वक्त था देश का। उसमें जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपने आसपास वाले लोगों का दुख देख रहा था, तो उसने क्या सोचा कि यार शनि यहाँ बैठा है इसलिए दुखी है, यहाँ बैठा है इसलिए दुखी है, वो वैसे भी दुखी है जो कि पूरा देश लार्जली दुखी है। तो उसने गलत डिडक्शंस करे, देश काल पात्र को ना समझते हुए उसकी कुंडली से डिड्यूस कर लिया कि मंगल यहाँ है इसलिए दुखी है। ऐसा नहीं है, वो देश बुरा है, बुरी हालत में है, सॉरी बुरा नहीं है, देश बुरी हालत में है, देश एक तरह से किसी और की गुलामी में है, चीज़ें आपके मन से नहीं होती हैं, नौकरियां कम हैं, भुखमरी है, बीमारियां ज़्यादा है, डार्क एज ऑफ पाइसेस चल रहा था, मीन युग चल रहा था, कलयुग भी चल रहा है। तो इस समय लिखी हुई बुक्स में ना नेगेटिव रिज़ल्ट ज़्यादा हैं जो आज की डेट में 2025 में एप्लीकेबल नहीं है। सो यू विल हैव टू कीप अ वेरी ओपन माइंड वाइल रीडिंग बुक्स एंड ऑल्सो वाइल कंज्यूमिंग यूट्यूब कंटेंट, क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी कोई बुक ही पढ़ के बोल दिया, उन्होंने अपना खुद का रिसर्च नहीं किया। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एम्फसाइज़ करता हूँ ये 50 चार्ट वाली एक्सरसाइज ज़रूर करो। दिस विल एटलीस्ट मेक यू रेडी टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट मोर नॉलेज। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन ट्रांजिट्स। होप दिस विल हेल्प यू in deducing your own transit results. In order to reach out to me for a one-on-one discussion, my WhatsApp number is 790-540-1688. Thank you. Goodbye.